नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं राणा यशवंत। देश के जाने माने संगीतकार ए.आर. रहमान संगीत के जादूगर कहे जाते हैं, जिन्होंने दुनिया को जय हो की धुन दी, जिन्होंने दो ऑस्कर अवार्ड जीते और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, परचम लहराया, जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मान दिए गए हैं, जिनका नाम ही नौजवान संगीतकारों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। लेकिन वही ये रहमान कह रहे हैं कि बॉलीवुड में मुझे काम नहीं मिल रहा। एक इंटरव्यू के दौरान रहमान ने क्या कहा कि पिछले 8 साल में सत्ता शायद बहुत बदल गई, बॉलीवुड में मुझे काम मिलना बंद हो गया। इसके पीछे सांप्रदायिक दृष्टिकोण हो सकता है। जो रचनात्मक नहीं हैं वे इंडस्ट्री में फैसले ले रहे हैं। म्यूज़िक का कंट्रोल कॉरपोरेट्स के हाथ में चला गया है। पहले म्यूजिक डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स मिल कर के काम करते थे, अब कंपनियां 5 कंपोजर्स एक साथ रख लेती हैं। रहमान का इतना कहना भर था कि सोशल मीडिया पर देश भर के भीतर कोहराम मच गया। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक बहस छिड़ गई। कोई ए.आर. रहमान के विरोध में सुर बुलंद करने लगा तो किसी ने उनके बयान का खुलकर समर्थन किया। लेकिन सवाल ये है कि ये बयान सुनने पहले मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए.आर. रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं ए.आर. रहमान, पॉपुलर हैं। आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखता। ऐसा लगता है कि जैसे ए.आर. रहमान भी उस पंक्ति के लीडर बन गए हैं जिसके कि कभी हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे। हामिद अंसारी ने भी 10 साल तक मलाई चाटी, कई सारी संवैधानिक पोजीशंस पर रहे और उसके बाद जाते जाते भारत को गिराते हुए चले गए। इन्होंने भी पूरा जीवन भारत के और हिंदू दर्शकों ने इनको सिर आंखों पर बिठाया। आज इनको काम क्यों नहीं मिल रहा है, इसके अंतर्मन में झांकने के बजाय सिस्टम को गाली दे करके, पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करके ये क्या दिखाना चाहते हैं। हालांकि जब पूरा कोहराम मचा तो बात रहमान साहब तक गई। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके रखा जाता है। जो मैंने कहा, मेरी बातों को गलत समझा गया। मैं हमेशा संगीत के ज़रिए सबको सम्मान देता हूं और अपने देश से प्रेम करता हूं। बड़े लोगों का तुर्रा होता है और ये जो रहमान साहब कह रहे हैं उसको ज़रा एक बार मैं दिखाना चाहता हूं आपको। My home. India is my inspiration, my teacher and my home. I understand that intentions can sometimes be misunderstood. But my purpose has always been to uplift, honor and serve through music. I have never wished to cause pain and I hope my sincerity is felt. I feel blessed to be Indian, which enables to create a space which always allow freedom of expression. India is my inspiration, my teacher and my home. I understand that intentions can sometimes be misunderstood. But my purpose has always been to uplift, honor and serve through music. I have never wished to cause pain and I hope my sincerity is felt. I feel blessed to be Indian, which enables to create a space which always allow freedom of expression. तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते गैर एतबार होता। बड़े लोगों के तुर्रे अलग होते हैं। आपने एक बार बयान दे दिया, दिल की बात जुबान से होकर के दुनिया तक पहुंच गई, कोहराम मच गया, फिर आपको लगा कि अब तो अपने काम कर लिया है, मुझे रास्ता थोड़ा बदल देना चाहिए, अपनी जो इमेज है, जो हमने कमाया है, उसको भी थोड़ा संजो लेना चाहिए, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा कि दरअसल गलत तरीके से हमारे बयान को रखा जा रहा है। मैंने तो संगीत की पूजा की है, संगीत के ज़रिए मुल्क की सेवा की है, मुल्क मेरा बहुत बड़ा है और मुल्क की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मेरा मज़हब है मेरा मुल्क। जितनी बातें कहनी हैं कह ली जाती हैं, लेकिन एक बार निशाने पर तीर अगर चल गया है
तो आपका काम निकल गया है। रहमान साहब की इज्जत देश में बहुत ज़्यादा है। मेरे आज चर्चा में बहुत सारे मेहमान जुड़ेंगे। पूजा तलवार जानी मानी पत्रकार हैं, वो जुड़ेंगी। मधुश्री सिंगर हैं, जानी मानी सिंगर हैं, और रहमान साहब के बहुत सारे गाने हैं, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद उन्होंने गाया, या तू बिन बता, यह गाना भी उन्होंने गाया। विनोद बंसल साहब वीएचपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ेंगे। तहसीन पुनेवाला हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो जुड़ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे साथ जफर सरेशवाला साहब हैं। अभी पूजा आ गई हैं, इसलिए पहला सवाल मेरा पूजा से है। पूजा, ये बॉलीवुड में बहुत सोच समझ करके लोग कहते हैं, अचानक होता नहीं है। रहमान साहब जितना बड़ा कद है, वो शख्स किसी इंटरव्यू के लिए जाता है, एक बड़े चैनल पर पॉडकास्ट हो रहा है, और आप कह देते हैं कि दरअसल ये यूं है क्योंकि पूरा मुल्क जो है एक नई तबीयत का हो गया है, सब कुछ बदल सा गया है। एक कम्युनल एंगल है इसमें। उस बात को आप कितना सही मानती हैं कि रहमान ने दिल से कही, बाद में तो उसको बदलना पड़ा? ये रफ़ू का काम था बाद वाला। मैं आपको देती हूँ, है मेरे पास। ज्वाइन हुआ। पूजा, आपको मेरी आवाज आई? पूजा, मेरा सवाल आपसे था। जी पूजा, मेरा सवाल आपसे ये था कि रहमान साहब जितने बड़े कद के हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े चैनल को इंटरव्यू दिया और दिल की बात उन्होंने कह दी। बाद में कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, मेरे इंटेंट को समझा नहीं जा रहा है, यह काम तो रफू भर का है यार। हेलो। हाँ जी, जैसे उन्होंने कहा कि उनका ये इंटेंट नहीं था, पर वो जो कह रहे थे, यहाँ हम लोगों ने कम्युनल एस्पेक्ट ले लिया है, मगर जो वो कहना चाह रहे थे कि इंडस्ट्री में आजकल क्या हो रहा है, इट्स नॉट बेसिकली क्रिएटिव कंट्रोल हैज बीन टेकन ओवर बाय स्टूडियोज। जब से स्टूडियोज आए हैं, कॉर्पोरेट्स आए हैं, वो डिटरमिन करते हैं कि कौन इस फिल्म के साथ होगा, किसका म्यूजिक चलेगा। पर से एक फिल्म में 5 कंपोजर्स होते हैं, तो उसको लेके शायद वो नाराज थे, मगर लोगों ने ये लिया है कि उनके मजहब के कारण, और कि वो नहीं, और पूजा ये लोगों ने लिया है या फिर उन्होंने दिल की बात कही है? सर, अभी जैसे उन्होंने कहा है कि उनको सुनने में मैं आपको एक बार सुना देता हूँ, दोबारा मैं आपको बता क्या कहा उन्होंने। अब उन लोगों के हाथ में फैसला लेने की ताकत है जो क्रिएटिव नहीं है, और यह सांप्रदायिक चीज भी हो सकती है। दिस कुड बी ए कम्युनल एंगल। बीते 8 साल में अगर मुझे काम नहीं मिला है तो इसका कारण यह भी है। जावेद अख्तर ने क्या कहा है? मगर मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बॉलीवुड में बिल्कुल कम्युनलिज्म नामक चीज नहीं है। अगर होती तो आज का सबसे बड़ा स्टार शाहरुख खान नहीं होता। तो ये अगर उन्होंने कहा है कि बंद कर दिया लगा है कम्युनलिज्म करके, तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बॉलीवुड एक बहुत ही सेक्युलर इंडस्ट्री है। आई वुड एग्री विद दैट। एंड जैसे उन्होंने कहा है, क्योंकि वो महाराष्ट्र से नहीं है, वो तमिलनाडु से है, इसलिए उनको नहीं दिया गया है काम। उस बात से भी मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार श्रीदेवी रहती हैं, जिनका हेमा मालिनी कहाँ से हैं, श्रीदेवी कहाँ से हैं, लैया राजा कहाँ से हैं, हरिहरन कहाँ से हैं? एग्जैक्टली, ये सब फिर साउथ इंडिया से, वैजंती माला साउथ इंडिया से हैं। हाँ, फिर आलू अर्जुन की पुष्पा क्यों चल रही है बॉलीवुड में? हाँ, वो भी तो साउथ इंडिया के हैं। तो नागार्जुन भी कितने पॉपुलर हैं यहाँ, अली अर्जुन कितने पॉपुलर हैं यहाँ। हिंदुस्तान को अगर हम इस आधार पे बांटते हैं कि हम दक्षिण के, इसलिए हमको उत्तर में काम नहीं मिलता है, उत्तर के लोग कहें कि हम उत्तर वाले हैं तो दक्षिण में काम नहीं मिलता है, आप वह भी, जब आप ए आर रहमान हैं, इस मुल्क ने आपको सर पर बिठाया है, इस मुल्क का परचम आपने दुनिया में लहराया है, आपकी अपनी हैसियत है, और आप किसी इंटरनेशनल चैनल पर बैठ रहे हैं पॉडकास्ट के लिए, तो आप कहते हैं कि देयर कुड बी ए कम्युनल एंगल ऑल्सो। That was wrong. That if he said that, because मुझे लगा शायद उनकी बात लोगों ने गलत ले ली है। मैंने भी सुना, मुझे ठीक समझ नहीं आ रहा था वो किस मुद्दे पर कह रहे थे। कम्युनलिज्म, मैं साउथ से हूँ,
इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि काम यहाँ सबको मिलता है, एंड इट्स ऑल्सो उनका तो जो टैलेंट है और जो उनका जीनियस है वो तो कोई मैच नहीं कर सकता है। मगर जो कम्युनल एंगल है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, बिकॉज बॉलीवुड बिल्कुल कम्युनल नहीं है। एंड ये जो नॉर्थ साउथ का है, वो नॉर्थ साउथ का टाइम गया। पहले अगर कोई कहता था कि साउथ का स्टार बड़ा नहीं हो सकता नॉर्थ में, दैट्स ऑल इररेलेवेंट नाउ। जैसे आपने कहा हेमा मालिनी, वहीदा रहमान, वो भी तो आंध्र प्रदेश से हैं। तो ये लोग इतने बड़े नहीं होते, इस मकाम पे नहीं होते। तो ठीक है, मैं आता हूं आपके पास पूजा। विनोद बंसल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी के पास जाऊं उससे पहले मैं मधुश्री को शामिल करना चाहता हूं चर्चा में। मधु और विनोद जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मधु, चूंकि आप इस देश की बहुत बड़ी सिंगर हैं और आपकी आवाज़ का मैं बहुत बड़ा मुरीद रहा हूँ। रहमान साहब के बेइंतहा गाने आपने गाए हैं। ए.आर. रहमान ने दो बातें कही। एक, उन्होंने इंटरव्यू में जो कुछ भी कहा कि एक कम्युनल एंगल है, इसलिए मुझे 8 साल से काम नहीं मिल रहा है, वहाँ कुछ और लोग आकर के बैठ गए हैं। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि दरअसल मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर रखा जाता है, मेरे इंटेंट को सही तरीके से नहीं समझा गया। दोनों बातों में से कौन सी बात आपको उनकी सच लग रही है? मधु, आपको मेरी आवाज आई? आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। हेलो। हाँ मधु, बोलिए अब। जी जी, सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से सेकंड आपने जो बताया ना, तोड़ मरोड़ के बोलते हैं, यही सही होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, रहमान जी तो बहुत काम कर रहे हैं, काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई कम्युनल इशू है। मधु की आवाज़ मुझ तक नहीं। पीसीआर जरा आप ऑडियो ठीक कीजिए, ऐसे तो नहीं चल सकता है। विनोद जी, आपका बयान मैंने सुना है, लेकिन होता ही है ना कि बार बार और कई दफ़ा कई लोगों के ज़रिए इस तरह के बयान आते हैं तो लगता है कि इस देश ने आपको सुपरस्टार बनाया, इस देश ने आपको शोहरत दी, इस देश ने आपको नाम दिया, इज्जत दी, सब कुछ दिया, और अचानक एक रोज़ बयान निकल कर के ज़ुबान से आ जाता है, फिर लगता है कि क्या है यार ये। देखिए, बात यह कि कुछ लोगों की एक फितरत में बन गया है कि कमाओ यहीं से, खाओ यहीं से, और उस थाली में जिसमें खाते हो उसमें छेद करके भाग जाओ। ये जो स्थिति है ना, वो बहुत गंभीर है, बहुत खतरनाक स्थिति है। मुझे लगता है मेरी दोनों बहनों जो अभी बोल रही थी, उनमें से दोनों में से किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है और बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया क्या है। लेकिन मैं उनको डे वन से मॉनिटर कर रहा हूँ, और इसीलिए मुझे ये बात बोलनी पड़ी कि ए.आर. रहमान जी जो अल्लाह रखा रहमान हैं, वो कभी कम्युनल एंगल से आज तक कभी नहीं बोला उन्होंने। आखिरकार अभी क्यों बोला? वंदे मातरम गाने वाला एक कलाकार, जिस कलाकार को रामायण जैसी फिल्म में अभी भी पार्टिसिपेशन मिल रहा है, और उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहता है कि कम्युनल एंगल से बॉलीवुड बढ़ गया है, तो मुझे तो लगता है इसमें सीधा सीधा कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोही एंगल भी कहीं प्रतीत होता है। क्योंकि देखिए, कोई भारत का व्यक्ति भारत में रहता है और भारत के लिए काम करता है, तो वह ऐसा सोच ही नहीं सकता कि मैं अपनी जाते जाते अपनी इंडस्ट्री को पूरा बदनाम करके चला जाऊं। आप मुझे बताइए कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे कि हामिद अंसारी ने किया था, जो 10 साल तक हमारे उपराष्ट्रपति रहे, कैन यू इमेजिन, और कई सारे देशों में एज ए एम्बेसडर रहे, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, एक तरह से एज ए ब्यूरोक्रेट उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में काम किया। लेकिन जैसे ही उनको 10 साल के बाद में उपराष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति नहीं बनाया, तो जाते जाते फेयरवेल में उसी तरह का वक्तव्य दे के चले गए जो अभी ए.आर. रहमान कर रहे हैं। आप सोचिए कि काम क्यों नहीं मिल रहा है, इसको एनालाइज करने के बजाय सीधा सीधा किसी दूसरे को, पूरे भारत को या पूरी इंडस्ट्री को ब्लेम करना, मैं तो ये कहूँगा कि नमक हरामी है। मैं इन दोनों बहनों को भी कहूँगा कि ये बेसिकली आप लोगों को भी एक तरह से चैलेंज दिया गया उन्होंने कि भाई आप भी फेयरली काम नहीं कर रही। आप सोचिए कि इतना बड़ा, देखिए इतना बड़ा कलाकार, और वो जिसने करोड़ों रुपए, अभी भी मुझे लगता है 100 से 150 करोड़ रुपए की इनकी एनुअल इनकम है, लेकिन रहते दुबई में है। आप सोचिए, रहते दुबई में है और काम यहाँ चाहिए उनको, क्योंकि और वो भी पूरे अपने टर्म्स पे। वो कहते हैं मैं काम ढूंढने नहीं जाता, काम मेरे पास आता है, लेकिन अभी नहीं मिल रहा। क्यों भाई?
आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, आज जमाना बदल गया है, आज के डायरेक्टर प्रोड्यूसर का अपना टेस्ट बदल गया है। जरूरी थोड़ी है पुराने जमाने का वो टेस्ट सारा सर अभी विनोद जी मैं आपका लौटता हूँ। तहसीन चूंकि मेरे साथ जुड़ गए हैं। जावेद अख्तर देश के जाने माने शायर हैं, गीतकार हैं। जावेद साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी रहमान कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैंने कहीं महसूस नहीं किया। बहुत मुमकिन है कि बॉलीवुड के लोगों के लगता हो कि वो बहुत बड़े स्टार हैं और उनके पास वेस्ट का काम ज़्यादा होता है, उनके पास समय नहीं होता है। समय ना होने के चलते ऐसा लोग मान करके उन तक नहीं पहुंचते होंगे, लेकिन इसलिए नहीं पहुंचते होंगे कि देश का माहौल बदल गया है, कोई कम्युनल एंगल है, ये गलत है। और इसके बाद उसमें पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने आकर के उसमें अपनी बात कह दी, महबूबा मुफ्ती आ गई कि जावेद अख्तर गलत कह रहे हैं, जावेद अख्तर को अपना बयान पुराना याद करना चाहिए जब शबाना आज़मी के लिए मकान नहीं मिल रहा था। लेकिन उन्होंने उस संदर्भ से हटा करके जावेद अख्तर की बात कही थी। जावेद अख्तर ने कहा था कि मुसलमान होने के चलते मुझे कहाँ जो सिंधी लोग थे वो नहीं दे रहे थे। जावेद अख्तर ने ये नहीं कहा कि हम मुसलमान थे और हिंदुस्तान के भीतर शबाना को मकान नहीं मिल रहा था मुसलमान होने के नाते। लेकिन तहसीन, पहले स्वागत आपका। पूरे मामले को आप कुछ देर से सुन रहे हैं, मैं आपका रिएक्शन चाहता हूँ। राणा जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके साथ शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिल रहा। मैं इसे एक अलग लेंस से देखना चाहता हूँ और मैं ज़्यादा करते विनोद जी से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन आज मैं पूरी तरह से विनोद जी से इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, इसमें दो चीज़ है। सबसे पहले ए.आर. रहमान साहब जो है बहुत बड़े स्टार है। आप ये सोचिए राणा जी, जब वो रामायण का उनको म्यूज़िक मिला, कंपोज करने का सौभाग्य मिला, मुझे नहीं लगता किसी भी भारतीय ने, मुझे लगता किसी भी व्यक्ति ने ये सोचा होगा कि ए.आर. रहमान क्यों रामायण में गाना दे रहे हैं, म्यूज़िक दे रहे, किसी ने नहीं सोचा होगा। क्योंकि म्यूज़िक जो होता है ये भी एक भगवान, एक अल्लाह क्या एक उनसे आए हुए एक कृपा होती है, एक उनका निज़ाम होता है, हम सुनते उसको हम एंजॉय करते। तो किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ए.आर. रहमान साहब क्यों रामायण का म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं। यार, ए.आर. रामायण में काफ़ी ऐसे मुसलमान एक्टर्स थे। मेरा दोस्त फिरोज अर्जुन का रोल उसने निभाया था महाभारत के, तो हमने कभी नहीं सोचा। रजा साहब ने पूरे डायलॉग लिखे महाभारत के, बिल्कुल तो पूरा का पूरा सीरियल डायलॉग राही मासूम रजा, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े साहित्यकार। और अभी जैसे आपने कहा, किसी ने ये नहीं सोचा। तो शायद हो सकता है कि ए.आर. रहमान साहब एक मुकाम पर पहुंच गए हो, लोगों को लगता हो कि ए.आर. रहमान साहब से या मीटिंग करना या उनको किसी प्रोजेक्ट के लिए लेना, वो लोगों को एक थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है, और ये मेरी व्यक्तिगत राय है, शायद ये हो सकता है कि थोड़ा सा उनका म्यूज़िक रेपिटेटिव हो गया हो, अन्य म्यूजिशियंस आ गए, यंगर म्यूजिशियंस आ गए। आखिर ये तो संसार का एक नियम होता है कि हमेशा कोई ना कोई बदलता है, तो शायद ये भी होगा। बट जो भी है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कम्युनल एंगल हो। देखिए, मैं ये मानता हूँ, हाँ। एक 3 सेकेंड, मैं ये मानता हूँ कि मुसलमानों के साथ हमारे मुल्क में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं इससे मैं वो हटा नहीं रहा हूँ उस में बात। लेकिन ये कहना कि ए.आर. रहमान के साथ दिक्कत हो रही क्योंकि वो मुसलमान है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। ए.आर. रहमान हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, दिलीप कुमार हो, लोगों ने उनको पसंद किया है, लोगों ने उनको प्यार किया, बेइंतहा उनसे मोहब्बत की है। किसी ने नहीं सोचा कि दिलीप कुमार है, राजेश खन्ना है, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, बस लोगों ने प्यार किया है। मुझे नहीं लगता, ये इतना महान देश है, हमें, मुझे लगता है इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। उल्टा इस मुल्क ने आपको इतना कुछ दिया है, आपको हमेशा इस मुल्क को थैंक यू देना। मैं तहसीन की बात से सहमत हूं कि आप शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, आप ए.आर. रहमान हैं। आप उसके बाद कहते हैं, यही शाहरुख खान 2023 की 2 फिल्में हैं, पठान उनकी फिल्म है, 1100 का कारोबार उसने किया है, जवान दूसरी फिल्म है, उसने भी 1000 करोड़ से ऊपर कारोबार किया है। तो आपको इस देश ने बुलंदी दी है, तो कम से कम कहीं जवान खोल रहे हैं तो उस बात का तो ध्यान रखें कि आपका दिल दरअसल कह क्या रहा है। और मधु, एक बहुत ज़रूरी बात तहसीन ने कही है कि उनका जो कंपोजिशन है उसमें एक मोनोटनी है, एक रास्ता है, और इसलिए उनको शायद काम नहीं मिल रहा है। नए म्यूजिक डायरेक्टर्स आ गए, उनमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, वो टाइम को समझ रहे हैं, वो नई जनरेशन की पसंद को समझ रहे हैं, उसके साथ कंपोजिशन की चल रही है। तो पीछे छूट जाने का कारण सिर्फ ये नहीं होगा कि मैं ए.आर. रहमान हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर हूँ तो मैं 60 साल तक खेलता ही रहूँगा, ये नहीं हो सकता है। क्या ऐसा है कि ए.आर. रहमान का म्यूजिक जो है उस समय से पीछे छूट गया है? नहीं, वो जो तहसीन ने कहा, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि अगर आप देखिए, पास में भी मोहम्मद रफ़ी जैसे
गायक ने राम जी की निकली सवारी गाई थी सरगम में, किसी को ये आपत्ति नहीं थी कि एक मुसलमान हिंदू भगवान के लिए गाना गा रहा है। ऐसा तो बॉलीवुड में बिल्कुल नहीं है। मगर जो तहसीन ने कहा है और विनोद जी ने भी कहा है, जो सिस्टम है वो अब बदल चुका है। अब कॉर्पोरेट्स हैं, स्टूडियो हेड्स हैं, एल्गोरिथम, नए नए लोग आ रहे हैं, तो वो लोग दे रहे हैं साउंड, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। बीच में ऐसा भी हुआ था जहां रहमान अपने हॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे थे और उनके जो इंडियन कॉम्पोजिशंस थे, जो तमिल की, तेलुगु, बॉलीवुड की बिल्कुल नहीं थी, अच्छी थी, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा उनको। जब वो वापस आए हॉलीवुड से, सबने उनको एम्ब्रेस किया। और आप देखिए जैसे उन्होंने फिल्मों के लिए गाने दिए हैं, जोधा अकबर हो, जैसे अब रामायण के लिए दे रहे हैं, उनके मजहब को लेके किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर वो एक इंटरनेशनल मंच में जाके ये कह रहे हैं मुझे काम नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं इस मजहब का हूं, तो वो बिल्कुल गलत बात है। आप अपने देश को एक बहुत ही बुरे नजरिए से लोगों को पेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्रिएटिविटी, बिकॉज आजकल आप देखिए न्यूज चैनल्स भी हो, मैं भी एक जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, आजकल हमको इन्फ्लुएंसर्स के सामने कितना कंपटीशन। ठीक है पूजा, दरअसल मेरा सवाल मधुसूदन था। पूजा ने भी रफ़ी साहब का जिक्र किया कि वो हिंदू भक्ति गीत उन्होंने गाए हैं, वो दुनिया के रखवाले। लिखा किसने है? शकील बदायूनी साहब ने, नौशाद साहब ने कंपोज किया, रफ़ी साहब ने गाया है। तो ये हिंदुस्तान की तासीर है। मधु, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या ए आर रहमान का कॉम्पोजिशन, उनका म्यूज़िक समय के मुताबिक नहीं है, वो बहुत पीछे छूट गया है? बिल्कुल गलत। मैं आपको बताऊंगी, आप सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ देखिए, रहमान जी ने शुरू से ही इतना अच्छा म्यूजिक दिया, बहुत लोगों को चांस दिया, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने दुनिया में एक इंडिया का नाम रोशन किया। 2 ऑस्कर लेके आए, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। इस बात से कहाँ किसी को एतराज है? दूसरी बात तो ये है, उन्होंने हमेशा एक नया चीज करने की कोशिश किया, क्योंकि मैंने रहमान जी के साथ 2001 से 2010 तक, ऑस्कर मिलने के 1-2 साल तक मैंने लगातार काम किया। मैं हमेशा कहती थी रहमान जी गाना हिट है तो आप इस तरह से क्यों नहीं बनाते? तो उन्होंने कहा नहीं, आई वांट चेंज, समथिंग न्यू, क्रिएट करते। कभी क्रिएट में अच्छा होता है, कभी कुछ कम अच्छा होता है, लेकिन हमेशा अच्छा होता है। और रामायण के बात और कम्युनिटी की जो बात है, उसमें मैं कहूँगी स्वदेश एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने एक राम भजन मुझसे गवाया था, ब्यूटीफुल कंपोजिशन, जिसमें 3 राग थे। उसमें जो म्यूजिक जानते हैं, जानकार है, उनको मालूम होगा, उसमें 3 राग था। इतना क्रिएशन था, सुपर हिट गाना था। लिखा कौन? जावेद अख्तर साहब। रहमान जी ने म्यूजिक दिया और एक्टिंग किया शाहरुख खान। तो एक उस टाइम में एक टॉप न्यूज़ था, 3 मुस्लिम और एक हिंदू रामायण के गीत, कमाल का उन्होंने ये किया था। और दूसरी बात ये है, ये बात गलत है उनके म्यूजिक कम हो गया, बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, रहमान जी खुद इतने बिजी हो गए। क्या मधु मैं ये मान लूं कि ए आर रहमान कह रहे हैं कि उनको काम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि बॉलीवुड में कम्युनल एलिमेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं, जो जैसा वो कह रहे हैं कि कम्युनल एंगल है इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है? मैं कुछ कहना चाहूंगी, मुझे पहले बोलने दीजिए। हाँ। पहले मैंने क्लियर कर देती हूँ कंपोजिशन के बाद। आप 2022 में एक तमिल गाना मैंने गाया था, मल्लिप्पू, इतना बम्पर हिट हुआ, इतना कमाल के कंपोजिशन था कि सारे जो तमिल का जो 10 साल के जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। वही आर रहमान जो 2022 में ऐसा गाना उन्होंने दिया, और मैं लकी हूँ कि मैंने गाया। और दूसरी बात है देखिए, समय समय की बात है, जो उनको काम मिलना रहे नहीं रहे, इसके बारे में ये कहूँगी, क्योंकि वी आर आर्टिस्ट, वी आर इमोशनल। किस बात में हम किस चीज़ में कुछ कह दिया, उसको एडिटिंग करके कुछ कह दिया गया, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो इतना खुद बिजी है। और ना सिर्फ हिंदी सिनेमा, वो इंटरनेशनल कुछ कर रहा है। नहीं है, जितनी बातें निकल करके एक दफ़ा आ जाती हैं, जब वो देश के भीतर बवाल खड़ा कर देते हैं और आपको लगता है कि ये दिल के भीतर ही मेरी बात रह जाती तो बेहतर था, क्योंकि अब तो मामला बढ़ गया है। और जब बढ़ने लगा तो फिर आप पलट करके आते हैं रफू करने के लिए कि नहीं दरअसल मेरी बात को तो गलत तरीके से समझा जा रहा है और ये ठीक नहीं है। विनोद जी, ये लेकिन एक बात जो अभी तहसीन कह रहे थे कि ठीक है, आप शाहरुख खान हैं, सलमान खान हैं, आप जावेद अख्तर हैं, आप ए आर रहमान हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सामान्य मुसलमान हैं तो दिक्कत है। और ये एक परसेप्शन बनता चला जा रहा है, कहीं यही बात और रहमान नहीं कही? देखिए, अगर ए आर रहमान भी ऐसा कहेंगे तो मुझे लगता है उनको वापस दिलीप कुमार बन जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि चूंकि ये देखिए,
फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे अपने शकल बदल करके, सॉरी नाम बदल करके काम करने वाले बहुत लोग हैं। जो दिलीप कुमार हैं, पहले कुछ और कुमार थे, वो आपको पता है ना, वो मुसलमान थे। वो फिल्म में काम लेने के लिए वो हिंदू बने, और अब ये जो है ना हिंदू से मुसलमान बने। और आप देखिए कि आज भी अगर ये कहते हैं कि बॉलीवुड का जो सुपरस्टार है या बॉलीवुड को का साम्राज्य की है कोई, तो 3 खान हैं, उनके अलावा कोई कंपटीशन नहीं है उनका। लेकिन क्या किसी ने उनको खान होने की वजह से कोई इसको डिसऑन किया क्या? यही देश के जो 140 करोड़ जो दर्शक हैं, उन्होंने उनको सिराखों में बैठाया, और जहाँ गलत होता है और उसका क्रिटिसाइज भी करते हैं ना। हमने भी विरोध किया है, कई बार खानों का किया, कुछ नॉन खानों का भी किया है, ऐसा नहीं है। हम क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिसी बेस पर, और ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं रिलीजन बेस पर। इन दोनों में बड़ा अंतर है। और मैं मधु दीदी को बता दूं, देखिए आप अच्छे कलाकार हैं, वो भी एक अच्छे कलाकार हैं। वी अप्रिशिएट एंड वी आर प्राउड ऑफ ऑल ऑफ द आर्टिस्ट, है ना, चाहे कोई भी किसी भी रिलीजन से है। लेकिन जब आप अपने रिलीजन का नाम लेकर के मेरे देश पर, मेरी इंडस्ट्री के ऊपर, मेरे कलाकारों पर, शेष कलाकारों पर अगर कोई कीचड़ उछालोगे, तो चाहे आपने जानबूझ के किया, अनजाने में किया, वो अक्षम्य अपराध है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। क्या होता है कि कोई सामान्य व्यक्ति अगर कोई बड़ी बात भी कह दे तो उसको लोग इग्नोर कर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ना है इसमें। लेकिन जब कोई विशेष या असाधारण व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसकी एक वजन होता है, उसका एक वेटेज होता है, और उसको दुनिया भर के लोग समझते हैं। आप देखिए कि उनका एक ग्लोबल प्रेजेंस है। अगर कोई स्टेटमेंट उन्होंने एक शब्द भी बोला है तो एक शब्द के बड़े मायने होते हैं, और उससे वो सिर्फ वो नहीं है, वो उनका समुदाय नहीं है, पूरा देश और जो इंडस्ट्री है वो आहत होती है। ये जो आहत करने वाला काम है उन्होंने डेफिनेटली किया है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए मेरे हिसाब से, और ये क्लैरिफिकेशन से काम नहीं चलने वाला। देखिए अगर वो वास्तव में अपने जो दर्शकों का, अपने श्रोताओं का सरताज बने रहना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि देखिए आगे अभी ये फिल्म और आने वाली है। अगर रामायण में वो काम करते हुए भी अगर उनको प्राउड फील नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है इसको क्विट कर देना चाहिए, और नहीं तो उनको तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए और कहूँगा कि ठीक है, मेरे से जो हुई गलत हुई, या मेरे स्टेटमेंट को ऐसा नहीं, मैंने ऐसे बोला था, इट मस्ट बी क्लैरिफाइड। क्योंकि देखिए एक स्टार जब बोलता है तो उससे पूरी दुनिया कनेक्टेड होती है, और एक जीरो आदमी बोलता है तो उसको कौन सुनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जो बात कही है, उन्होंने जो बात कही है, उसको देखिए जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं सारी बातें। यही बात हामिद अंसारी जी ने कही थी, पार्लियामेंट के अंदर की थी, और उस समय तो लोकसभा स्पीकर भी थे, राज्यसभा स्पीकर भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, और जाते जाते उन्होंने क्या किया कि भी देश में सहिष्णुता बैठ रही है। आप सोचिए कि ऐसे पोजीशन पर रहने वाला व्यक्ति अगर ऐसी बात करेगा, वो भी उन्होंने इसीलिए की थी क्योंकि अब उनको राष्ट्रपति नहीं बनाया था, इन्होंने भी इसीलिए कही कि मुझे काम नहीं मिल रहा था। विनोद जी की एक बात सही है कि जब आप आइकॉनिक फिगर हैं, आपका कहा हुआ समाज में, देश में असर रखता है, माहौल तैयार करता है, तो आपको कोई भी बात बहुत सोच समझ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कह दिया और फिर दोबारा आप पलट करके लौटते हैं कि मेरी बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है। दरअसल आप अब गलत बयानी कर रहे हैं। दिलीप कुमार साहब का भी विनोद जी ने जिक्र किया था, यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनना पड़ा था तो उसके लिए दिलीप साहब की अपनी रजामंदी थी। देविका रानी उनको ले गई, एक फिल्म बनाई और हिमांशु रॉय से मिलवाया, फिल्म बनी। उस समय क्योंकि वो भी अपने परिवार से दूर रहना चाहते थे, अपने पिता से अपनी फिल्म के काम को छुपाना चाहते थे, उनका नाम दिलीप कुमार रख दिया गया। मधुबाला का नाम मधुबाला की मर्जी से रखा गया। तो ऐसा नहीं था, लेकिन उस दौर में भी नूरजहां शमशाद बेगम जैसे लोग अपने नाम से ही काम कर रहे थे। मोहम्मद रफ़ी साहब थे, नौशाद साहब थे, पूरा दौर था। हिंदुस्तान उसी तबीयत के साथ चलता रहा है। हमारी तहजीब वही है, हमारी तमीज़ वही है। उसमें अगर इतना बड़ा फनकार या रहमान इस तरह का बयान देते हैं और उससे कहीं तकलीफ दे बात यह है कि आप पलट कर कहते हैं कि ये मेरी बात को गलत समझा जा रहा है। गलत नहीं समझा जा रहा है, गलती नहीं, आपने बहुत भारी भूल की है। तहसीन, एक उनको माफी मांगनी चाहिए अनकंडीशनल। आया जो हमारी फ्रैटर्निटी है बॉलीवुड में, ये कई दफ़ा जैसे एक ट्रेंड चला कि हम कई तरह की फाइल्स चला रहे हैं, लेकिन कहा यह गया कि ये एक ज़रूरी सच है, ये समाज और देश का सच है और उसको भी फिल्मों के ज़रिए दिखाया जाना चाहिए।
क्योंकि इससे आप परे रह करके हिंदुस्तान के सच को नहीं छिपा सकते हैं। अब रहमान साहब ने कहा कि छावा जो है वो दरअसल बांटने वाली फिल्म है। छावा बनाने वाले लोग और छावा देखने वाले लोगों को लगता है कि ये भारत के इतिहास का एक सच है, उस पर पर्देदारी नहीं होनी चाहिए। हमारे समाज में एक बहुत मुश्किल ये है कि जब हम किसी कड़वे सच को फिल्म के ज़रिए या डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए लोगों के बीच लेकर के आते हैं तो कहा जाता है कि आप समाज बांट रहे हैं, आप इतिहास को गलत तरीके से रखे जा रहे हैं। इस पैनल पर, इस वरिष्ठ पैनल पर मैं ही एक, और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मुझे इस पैनल पे हिस्सा और आपने बुलाया कि इस पैनल में शिरकत करूं। मैं एक मुसलमान हूं और एक मुसलमान हूं जो महाराष्ट्र से आता है। आप हिंदुस्तानी हैं? नहीं, मैं अपनी एक सब आइडेंटिटी बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं भारतीय हूँ, मेरी एक ही आइडेंटिटी भारतीय, लेकिन एक सब आइडेंटिटी है कि मैं एक भारतीय जो महाराष्ट्र से आता हूँ, एक मुसलमान हूँ इस पैनल के ऊपर। तो अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, छावा मूवी में ऐसी कौन सी बात है जो गलत है? औरंगजेब खुद लिखता है कि कैसे उसने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को किस तरह से उसने टॉर्चर किया था और कैसे फक्र है उसको, ये बात वो खुद लिखता है औरंगजेब। तो ये डिविसिव कैसे हुई? भूल जाए किस तरह के जुल्म किए थे औरंगजेब ने महाराष्ट्र के अंदर? भूल जाए हम ये बात? ये कौन सी बात है भाई? मुझे ये बात समझ में आती है, अगर आपको कोई फिल्म पसंद नहीं आई, मान लो आप जिसने फिल्म, आपने फाइल्स की बात की है, केरला स्टोरी, और मैंने उनमें से कोई भी फिल्म नहीं देखी, तो आप दूसरी फिल्म बनाओ। किसी भी फिल्म का, मैं एक चीज बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई फिल्म पसंद नहीं आए, आप दूसरी फिल्म बनाओ। हो सकता है आपको ये शो हमारा पसंद ना आए टीवी चैनल पे, आपका पूरा अधिकार है, आप चैनल बदले। आपको कोई पेंटिंग पसंद नहीं है, आप उस आर्ट गैलरी के बाहर जाइए। आपको कोई किताब पसंद है, आप किताब बंद करते रख दीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है, बॉयकॉट कर देंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, ये डिविसिव है, वो डिविसिव है। मैं ये मानता हूं जब आप एक कामयाबी के मुकाम पर पहुंचते हो, आपको वो कामयाबी भारत की धरती की वजह से मिलती है, भारत के लोगों की वजह से मिलती है। तो प्लीज ये जो एक इंटरनेशनल मीडिया के लिए जो खेल होता है, और मैं ये ए.आर. रहमान साहब को बिल्कुल नहीं कह रहा, वो तो बहुत वरिष्ठ है, लेकिन हमारे भारत के अंदर एक रुडाली इंडस्ट्री शुरू हो गई है। एक इंडस्ट्री शुरू हो गई जहां पे पोर्शे पॉवर्टी होता है, जहां पे आप खुद आओगे 5 स्टार होटल के अंदर चैंपियन इन चीज और फिर बोलोगे भारत के अंदर इतनी गरीबी है, और वो फिर आप रोगे वो इंटरनेशनल मीडिया के लिए, और भारत में मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, जब आप खुद पीएम केयर फंड के अंदर डोनेशन दे रहे हो। तो ये जो एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट का एक ग्रुप बन गया है जो इंटरनेशनल मीडिया के लिए सारी स्टोरीज करते हैं, जहां से उनको डॉलर के अंदर पैसे मिलते हैं, ये जो एक है इसको अब बंद करना चाहिए। ये होता नहीं है। आप एक सेकेंड, आप ये कह दो कि हम हिजाब के लिए लड़ेंगे, ठीक है, आप किसी को हिजाब पहनना है पहने, ना पहने, आप खुद तो नहीं पहनते हो, लेकिन आप उसके लिए लड़ोगे, भाई ये क्या हो गया? तो कहीं ना कहीं ये जो एक ब्रिगेड है इसको भी अब बंद होना चाहिए। मैं बहुत, क्योंकि इससे क्या होता है, जो एक्चुअल 10 सेकंड होगा, उससे जो एक्चुअल गरीब है भारत का, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुसलमान, उसकी बातें आगे नहीं आती। भारत के गरीब हिंदू, भारत के गरीब मुसलमान की एक ही समस्या है, उनके एक ही दुश्मन है, बेरोजगारी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आगे जाने का उनको रास्ता नहीं मिलता। इसमें मजहब नहीं बांटता है, वही हिंदू को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो गरीब मुसलमान को नहीं मिलता, अगर आप बड़े बाप के बेटे नहीं हो। मैं आपको, अच्छा, और भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नेपोटिज्म। तो जो गरीब है उसको कोई भी चांस नहीं मिलेगा इस देश के अंदर, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये प्रॉब्लम है भारत की। बट इंटरनेशनल मीडिया के लिए एक एजेंडा मैं इसको उठाना चाहता हूं, भले ही थोड़ा सा बहस से हम भटक जाएं। तहसीन ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ भारत के भीतर एक ऐसा तबका है जो इंटरनेशनल मीडिया में जाकर के चीज़ें छपवाता है, देश की इमेज खराब करता है। तहसीन, आप खुल के यही करें ना? उनका प्लान है भारत के खिलाफ। मुझे लगता है वो एक ऑडियंस के लिए खेलते हैं, हर एक चीज एक ऑडियंस के लिए बनती है, उनका जर्नलिज्म उस ऑडियंस के लिए है, और वो ऑडियंस उस ईरा में स्टक है। तो जैसे कि अगर आप करण जौहर के, क्योंकि पूजा यहां पर है और वो जर्नलिस्ट है, और करण जौहर के फिल्म देख लो, वो जो एनआरआई वाले इंडियंस दिखाते थे, वो एनआरआई वाले इंडियंस कहां आपको इंडिया में मिलते, बट वो एक ऑडियंस के लिए करण जौहर बनाता था। ठीक ऐसे एक ऑडियंस के लिए जर्नलिज्म वर्तमान में हो रहा है, जहां पे दिखाते हैं इंडिया में इतना अत्याचार हो रहा है, इतना सब कुछ खराब है माइनॉरिटीज के लिए। मैं इसका एक आपको सबूत दे देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। मान लीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश सीए जैसे कानून निकालते हैं,
और कहते हैं जितने भी पीड़ित मुसलमान हैं भारत में वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की नागरिकता ले ले। कितने लेंगे भाई, आप बता दीजिए राणा जी? शून्य। और यही भारत अपने सीए के कानून में तब्दीली लाते हैं, जितने भी पीड़ित मुसलमान हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में भारत की नागरिकता ले सकते। कितने आएंगे? काफी आएंगे। यही आपका सबूत है। बट ये जो जर्नलिज्म हो रहा है, ये जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो एक ऑडियंस के लिए चल रहा है, एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए। ठीक उसी तरह जैसे करण जौहर की फिल्म बनती थी एक इंटरनेशनल ऑडियंस। आज मैं बदले बदले तहसीन को देख रहा हूँ। ये सच है भाई। भाई देश सबसे पहले। मैं विनोद भाई के साथ रोज लड़ूंगा, खुलकर लड़ूंगा, पर मैं कैसे कह दूं यार इस मुल्क में मुझे, आपने जब मुझे बुलाया इसलिए बुलाया कि मैं मुसलमान हूं, आपने बुलाया ना क्योंकि मैं अपनी बात रखता हूं। जब इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया, हाउ कैन आई बी अनग्रेटफुल टू दिस कंट्री? ये एक ज़रूरी बात है और मुझे लगता है कि कम से कम वैसे लोग जो इसी हिंदुस्तान की मिट्टी, आबो हवा, यहाँ के लोगों के बूते, हाँ ठीक है, उनकी अपनी काबिलियत है, उनकी अपनी प्रतिभा है, उसके बिना पर उन्होंने एक बड़ा कद बना लिया है, उनकी बड़ी इज्जत है, उनकी तरफ लोग देखते हैं। जाहिर है कि उनके कहे का बहुत असर होता है, वो साधारण नागरिक देश के नहीं हैं। और जब आप इंटरनेशनल फ्रंट पर जाते हैं, मीडिया के पास जाते हैं और आप हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि देश के भीतर एक कम्युनल एंगल होगा जिसके चलते मुझे ए.आर. रहमान को 8 साल से काम नहीं मिल रहा है, तो यह बात बहुत बड़ी है। और तहसीन जो कह रहे हैं वो बात उसी तरफ इशारा जा करते हैं कि दरअसल आप अपने देश के साथ धोखा कर रहे हैं और ये आपको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मधु, ये माहौल क्या वाकई आपने कभी महसूस किया? ठीक है, आप तो हिंदू हैं, बिल्कुल नहीं किया, लेकिन आप क्योंकि मैं आपको ये बताना तबके चाहूंगी के लोगों के साथ काम करती हैं, आप बहुत बड़ी सिंगर हैं। अच्छा, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगी, जो आर्टिस्ट है, सिंगर है, हम सिंगर के लिए बोल सकते हैं, म्यूजिक के लिए बोल सकते हैं, ना तो हम पॉलिटिशियन हैं, ना तो हम जर्नलिस्ट हैं, ना तो हम सोच समझ के बोलते हैं, ना तो हम विचार करके आते ये बोलेंगे तो ये होगा। हम इमोशन से चलते हैं, हमारा काम है इमोशन, तभी हम गाना बना सकते हैं, तभी हम गाना गा सकते हैं। तो हो सकता है हमने इतना कुछ किया है, कभी कुछ इमोशन से कुछ कह दिया तो उस चीज को इतना बवाल बनाने का कोई मतलब ही नहीं। विनोद जी, मैं अभी सोच रहा था कि एक बार मधु से एक गाना सुन करके आपके पास आऊं, लेकिन उन्होंने जहां बात छोड़ी है मुझे लगता है कि आपके पास आना चाहिए। देखिए, दो बात बड़ी महत्व की है इसमें ना, कि अभी आपको याद होगा कि पिछले कुछ वर्ष पहले हमारी एक बहुत बड़ी प्लेयर थी जिन्होंने किसी पाकिस्तान के क्रिकेटर से शादी करने का तय किया था। उन्होंने फाइनल कर दिया था कि हाँ मैं उनके साथ शादी करूँगी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन क्या है कि देखिए, वो हमें उनके ऊपर बड़ा फक्र था कि हाँ भारत के लिए खेलती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, और उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ शादी करने का तय कर दिया। ये उनका जाति मामला है, नो डाउट, वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या उसका देशव्यापी इतना विरोध हुआ कि आप देखिए कि लोगों की भावनाएं जबरदस्त आहत हुई। मैं एक चैनल पे बैठा हुआ डिबेट कर रहा था, तो उस समय एंकर मेरे से ये पूछता है, भाई आपको क्या दिक्कत है, आपका पर्सनल मैटर में घुस जाओगे किसी को, आप कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हो? मैंने बिल्कुल नहीं, मैं ऑब्जेक्शन इस बात पर नहीं कर रहा कि वो शादी किससे करें किससे नहीं करें, लेकिन मेरे को लग रहा है कि देखिए आज मैं भारत का नागरिक हूं और मैं भारत पर प्राउड फील करता हूं, तो मैं किसी दुश्मन देश के व्यक्ति के साथ में क्यों जाऊं? और जब भारत मेरे साथ में है तो क्या हमें दूसरा को ऑप्शन नहीं मिल सकता? खैर एनीवे, वो लेते हैं। तो वो बात जो है ना, मधु जी ने जो बात कही है बड़ी महत्व की है। बात क्या है कि देखिए, आप चाहे कितने इनोसेंट हैं, आप कितने ही बिल्कुल निर्मल हैं, मैं जानता हूं कलाकार बहुत निर्मल होता है, पावन भी होता है, और हमें इसीलिए देश जो है ना उन पर आंख मूंद के भरोसा भी करता है। इसीलिए तो आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक राणा जी किस तरह की फिल्में आई, जो कि हमारे जो पंडित पुजारी थे उनको कितना बैड लाइट में दिखाया गया, और वहीं अगर कोई चर्च का पादरी आता है तो उसको जेंटलमैन की तरह दिखाते थे। आपको कोई छुपी बात तो है नहीं, सबको पता है इस बात का। और वही फिल्म जो है ना जी, जो अभी हमारी संस्कृति को ऊपर कुठाराघात कर रही थी, हमारे छोटे छोटे बच्चों को सेक्स एजुकेशन, सेक्स और उसकी तरफ ले जा रही थी, अश्लीलता और उसके लेकर के, तो उन सबको सरकार ने अभी रोका ना। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किस तरह की गंदगी थी पिछले कुछ वर्षों में, उस पर एक अंकुश लगा ना। तो ऐसा जो है ना, देखिए एक कलाकार को भी जितना आप अंदर से निर्मल आप बोलना चाहते हैं ना कि मैं निर्मल हूं, तो दिखना भी चाहिए भाई। सिर्फ ये नहीं कहने से नहीं काम चलेगा दीदी। आप जो कह रही हैं वो आपकी वाणी से भी पता, क्योंकि हमें नहीं पता आपके अंदर क्या है, हमें तो वो पता है कि आपकी अपीयरेंस क्या है, आपके शब्द क्या हैं।
तो आप शब्दों को ठीक से चयन करके बोलें। अच्छा, एक और बात बताता हूं आपको मैं, AR रहमान का जो स्टेटमेंट है कौन लेके गया पॉलिटिकली, मैं अब इसको पॉलिटिकल लाता हूं कि आखिरकार पॉलिटिकली किस किस पार्टी ने सपोर्ट किया, उससे हमें पता लग जाएगा कि जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं उन्हीं लोगों ने उनको एंडोर्स किया। अदरवाइज देश का कोई नागरिक बता दो जिसने ये कहा हो कि हाँ AR रहमान ने सही बोला, नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपने किसी न किसी को, जो तहसीन कह रहे थे, किसी न किसी को अपीज तो किया है, क्या वो इंटरनेशनल मीडिया है या भारत का कोई पॉलिटिकल विंग है या जो सो कॉल्ड जो कम्युनिस्ट है, मैं कहता हूं मुस्लिम कट्टरपंथी है, उनको कहीं ना कहीं अपीज तो किया है। लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं, इनको नहीं पता। इसलिए जब कोई कलाकार होता है तो कला का प्रदर्शन करता है, भावों का और ये वक्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता कभी भी। वो वक्तव्य उनको ऐसे देने नहीं चाहिए, और दे दिए तो कोई बात नहीं, उनको माफी मांग लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। आते हैं अब पूजा, बॉलीवुड जो है ना उसमें कई फैक्शंस हैं। हम लोग भी सुनते हैं कि एक अलग तरह की टोली है, एक और टोली है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि चूंकि आप उनके बीच में नहीं हैं, वहाँ तक पहुँच आपकी नहीं है, उनकी पसंद में नहीं है, उनसे नहीं पड़ती है, तो आपको काम नहीं मिलता है। और बहुत धुरंधर किस्म के कलाकारों को भी मैंने देखा है कहते हुए, मतलब उनका टैलेंट जगजाहिर है लेकिन उनको उतना काम मिलता नहीं है। कभी आपने बॉलीवुड के भीतर भी कम्युनल एंगल पर अलग अलग टीमें देखी हैं क्या? आप अनम्यूट कर लो। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। जैसे तहसीन ने कहा कि नेपोटिज्म है, फैक्शंस है, कैंप सिस्टम है, पर कम्युनलिज्म बिल्कुल नहीं है। बिकॉज अगर आज कम्युनलिज्म होता, शाहरुख खान की बजाय कोई बड़ा स्टार नहीं होता। आज सबसे बड़ा बॉलीवुड का ग्लोबल स्टार शाहरुख खान है, उसके आसपास और कोई नहीं आ सकता। अब तीनों खानों में से शाहरुख खान ही सबसे बड़ा है, और ना उसका कोई फिल्मी गॉडफादर था, ना नेपोटिज्म। ही क्रिएटेड हिज इक्विटी, ब्रांड इक्विटी। बट कम्युनल एंगल मैंने बिल्कुल नहीं देखा, जैसे आपने भी जिक्र किया। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप बॉलीवुड में जाएं, कहें कि कोई गीतकार शायर बड़ा, तो जावेद साहब से नाम शुरू होता है। आप कहते हैं कि सबसे बड़ा स्टार हिंदुस्तान का, तो शाहरुख खान से नाम शुरू होता है। आप कहते हैं कि बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स हिंदुस्तान के, तो रहमान साहब से नाम शुरू होता है। शाह साहब भी तो थे। फिर भी उनकी बीवी जो है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे भारत में रहने लायक उनको नहीं लगता। नहीं, एक खान की बीवी ने ये भी बोला था ना। तहसीन की बात में सहमत हूँ। जब कभी आप कहते हैं, आमिर खान साहब अगर 2015 में कहते हैं कि किरण राव कहती हैं कि मुझे हिंदुस्तान के मौजूदा माहौल से बहुत डर लगता है, तो फिर सवाल खड़ा होता है कि आप क्या कह रहे हैं, आप कौन हैं, क्या आपको अपने होने का कोई एहसास है क्या? खैर, वक्त हो चला सबसे विदा लेने के लिए। चलते पहले मैं चाहता हूँ कि मधु, एक रहमान साहब का कोई कॉम्पोजिशन जो आप सुनाना चाहती हूँ, बिना सुनाए तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, लेकिन आप सुना करके ही जाएं। मोरा पिया, मोरा पिया, मोरा पिया हो, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। हो मोरा पिया, मोरा पिया, मोरा पिया हो, नजरों के तीर में फंसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार, लज्जत से मरे रे ये जिया पिया, लज्जत से मरे रे जिया पिया रे, लज्जत से मरे रे ये जिया। रहमान साहब की बात सीने में नश्ता की तरह चुभी है। बहुत बहुत अच्छी आवाज़ मधु की है, और मधु ने उस पर कायदे से मरहम लगा दिया अपनी आवाज़ से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। ठीक 9 बजे मेरी आपकी मुलाकात फिर होती है न्यूज़ मास्टर में।